हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए इन द करंट अफेयर्स आज फिर कुछ टॉपिक्स लेते हैं। आज 2 नवंबर, आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, द हिंदू के एडिटोरियल्स, इसको डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज, जैसे मैंने आपको बताया है, अखबार में, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको देना चाहिए। और बड़े बड़े एडिटोरियल्स होते हैं, उनसे कुछ सेलिएंट पॉइंट्स निकाले जाते हैं। पूरा आर्टिकल सारा उससे एक्सट्रैक्शन नहीं करना पड़ता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके मेंस में या प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं, तो इन आर्टिकल्स के जरिए, राइटअप्स के जरिए कुछ कैसे निकालते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो पढ़ते हैं। और इस तरीके से बताने से आपके लिए आर्टिकल पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, टाइम उसमें कम जाता है। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल, द ट्रुथ अबाउट इंडिया स्टोरी। इट इज रिटन बाई कौशिक बसु, जो बहुत माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के। ये इस आर्टिकल का जिस्ट ये है, ये कहने इनका यहां पर ये फिंगर पॉइंट हो रही है, फोकस जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन हाई है, प्रॉब्लम्स हैं, ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है इकोनॉमी की, उसकी जो ऑनसेट हुआ है वो कोविड से, पेंडेमिक से पहले हो चुका है। और उसकी कुछ वो वजह बता रहे हैं और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसको ट्रेस किया है उन्होंने कि कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम रही और कैसे कोविड से पहले ये प्रॉब्लम जन्म ले चुकी थी, उसको बताने की कोशिश की गई है इस एडिटोरियल में। चलिए इसको देख लेते हैं। ही सेज, दो बातें, डॉलर के मुकाबले रुपए कमजोर होता जा रहा है, 81 रुपये 16 पैसे तक हो गया है, ये एक बात है। इसके लिए ये ऑथर कहते हैं कि ये तो सभी करेंसीज के साथ वर्ल्ड में हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी एज ए होल इज डिमिनिशिंग, तो वो कोई खास बात नहीं है। इन्फ्लेशन सभी जगह हाई है, वर्चुअली ऑल करेंसीज आर लूजिंग आउट अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इन्फ्लेशन राइट नाउ इज ग्लोबल फिनोमिना। तो ये दो चीजें ग्रोथ के लिए कि इन्फ्लेशन हाई है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है रुपए के मुकाबले, इतनी बड़ी इशू नहीं है, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी की कंडीशन है। सबसे इंपॉर्टेंट इशू जिसको ये रेस कर रहे हैं वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे यहाँ काफी पुअर है। इन अक्टूबर इट स्टूड एट 7.8%। और इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है, जो 15 से 24 ईयर्स का होता है, वो नहीं मिल पा रहा है। और ये स्टैंड एट 28.3, 28.3 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उस वर्किंग पॉपुलेशन का जो 15 से 24 साल की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट जिसे कहते हैं। और ये कंपेरेबल है टू ईरान, इजिप्ट एंड सीरिया, वेस्ट एशियन नेशंस हैं। और जो प्रोग्रेसिव नेशंस हैं एशिया में ही, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, उनसे कंपेयर कर रहे हैं। उस मुकाबले हमारे देश का जो एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बिगेस्ट इकोनॉमी है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है और 20 से कम है इन ईस्ट एशियन देशों का। बांग्लादेश का भी हमसे बेहतर है। अब जो ग्रोथ स्टोरी है इसके बारे में ही से समथिंग एल्स। ये कहते हैं कोविड के समय में तो माइनस में चली गई थी, उसके बाद 2021 में देखा जाए तो 8.7 है, बट क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आई थी तो ये भी कोई बहुत रिमार्केबल नहीं है। तो इसमें दो वरीज जिसको लेकर ये ऑथर आए हैं, कौशिक बसु ने बोला है, एक तो ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ कुछ ही फ्यू कॉर्पोरेशंस रेकिंग इन अ डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, कुछ ही जो भी इकोनॉमी ग्रो हो रही है इसमें कुछ ही कॉर्पोरेशंस, कंपनियां हैं जो प्रॉफिट बना पा रही हैं, और लार्ज सेगमेंट्स ऑफ पीपल आर एक्चुअली विटनेसिंग नेगेटिव ग्रोथ। और ज्यादातर जो कंपनियां हैं, छोटे काम करने वाले हैं, किसान हो या दुकानदार हो या छोटे बिजनेसमैन, एमएसएमई है, वो नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हैं। तो बड़ी कंपनियों का फायदा हो रहा है, वजह यह है, वरी यह है। दूसरी वरी यह है कि जो इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, वो इंडियाज परफॉर्मेंस हैज बीन स्लाइडिंग कंपेयर टू इट्स पास्ट परफॉर्मेंस। पुरानी परफॉर्मेंस के मुकाबले ये परफॉर्मेंस डाउन जा रही है। ये पास्ट में चले जाते हैं, बोल देते हैं कि 1947 से 1987-86 तक तो बहुत, जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हुए थे, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक तो ग्रोथ स्लगिश ही चला करती थी। लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद ग्रोथ होने लगी और खासतौर से 2005 से 2008 तक तो ग्रोथ जो है वो 9.3, 9.2 और 10.2 तक चली गई है, अच्छी ग्रोथ हुई थी। उसके बाद ये बोल देते हैं कि कोविड, यहां पर ये बोल देते हैं कि ऐसा हुआ है, फिर कहते हैं कि कोविड-19 का जो
ऑनसेट हुआ उससे पहले ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। व्हाट मेक्स इंडिया ग्रोथ स्टोरी वरिंग इज दैट स्लो डाउन बिगेन मच बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक। यहां पर फोकस इनका आ जाता है। कहने का मतलब है कि कोविड से पहले शुरू हो गई थी प्रॉब्लम। 2016 का ये ईयर मान लेते हैं। वहां पर कहते हैं अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ। अच्छा ये हुआ है कि बहुत सी कंपनियां बैंकरप्ट हो रही हैं, तो उनके रिजोल्यूशन के लिए IBC कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जारी हो गया 2016 में, वो सही था। और डिमोनेटाइजेशन को ये नेगेटिव बोल रहे हैं कि ये दो बड़े, अच्छा भी, ये नहीं कह रहे हैं कि सब गलत है, बट अच्छा भी है, खराब भी है। और अगली इश्यू जो लेके आते हैं वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट रेट इंडिया का पुअर है। इन्वेस्टमेंट रेट का मतलब ये है द फ्रैक्शन ऑफ द नेशनल इनकम दैट इज स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, फैक्ट्रीज है, इवन ह्यूमन कैपिटल है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन, जो भी पैसा खर्च हो रहा है उस पैसे में से कितना कैपिटल फॉर्मेशन में खर्च हो रहा है, इन्वेस्टमेंट रेट से बता रहे हैं, वो काफी डाउन चला गया है, जो कि 30% मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम 2004-05 में कर गया था। 7-8 में लगभग 39.1 पहुंच गया था। उसके बाद कुछ समय के लिए 40% रहा, लेकिन 2019 में ये 32.2% चला जाता है, जो कि काफी कम माना जाता है। मतलब जब 2004-05 से पहले के जो हुआ करता था लगभग उतना ही आ गया है, 32.2 के आसपास इन्वेस्टमेंट रेट चला जाता है, जो कि इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट रेट नहीं होगा तो सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेशन नहीं शुरू होंगे, और जब तक इन्वेस्टमेंट रेट नहीं होगा, रोड्स नहीं बनेंगी, ब्रिजेस नहीं बनेंगे, फैक्ट्रीज नहीं खुलेंगी, तब तक इनकम नहीं बढ़ेगी और मनी फ्लो नहीं करेगा। और मनी आएगा तो ही तो इन्वेस्ट होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इकोनॉमी तभी घूमेगी। तो इन्वेस्टमेंट रेट काफी पुअर चला गया है। उसकी वजह बताते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उनका ट्रस्ट इकोनॉमी में नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट रेट इस समय लो है, जिसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके लिए कहते हैं कि पॉलिसी रिफॉर्म्स होने चाहिए। वी डू नीड टू शिफ्ट द पॉलिसी फोकस फ्रॉम फ्यू रिच कॉर्पोरेशंस टू लार्जर सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। कैसे हम इनर्जाइज करें जो लार्जर सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन है, बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ दें, वो तो बेहतर कर रही हैं। छोटी बिजनेसेस हैं, फार्मर्स हैं, ऑर्डिनरी लेबरर्स हैं, कैसे इनमें ग्रोथ लाई जाए, क्योंकि इनकी इनकम होगी, जब इनकी इनकम होगी वही तो फिर सर्कुलेट होगी इकोनॉमी में। उसके बारे में बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को हमें चेंज करना पड़ेगा, और सुपर रिच से लेकर पैसा जाना चाहिए उन लोगों के पास जो पैसा खर्च करने के लिए मास लेवल पे आगे आ सकते हैं। तो इस आर्टिकल का पूरा जिस्ट ये निकल के आया है कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है हमारा वो इस समय कम है, जब तक वो इंप्रूव नहीं होगा तब तक ये इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। और जब तक ये नहीं और ये तब होगा जब जो स्मॉल बिजनेसेस है, जो मास लेवल पे काम करते हैं, उनके हाथ में पैसा आएगा। वो तब आएगा जब इन्वेस्टमेंट रेट थोड़ा बढ़ के जाएगा। और बाकी ये बताते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहले की हैं, और 2016 के साल को इन्होंने ईयर मार्क किया है। ये इस आर्टिकल का जिस्ट सिर्फ इतना सा है कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है उसे बढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमी को रिवाइव कराना है। दिस इज दिस थिंग। और थोड़ा सा ये व्यू पॉइंट अपना पहले का बता देते हैं। अगला हमारा जो एडिटोरियल है वो है द वीकेस्ट लिंक इन द एयर पॉल्यूशन फाइट। हमारी जो एयर पॉल्यूशन है उसके बारे में है। यहां पर आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 2-4 बातें निकल आती हैं, कुछ मेंस के लिए निकल आती हैं। यहां इन ऑथर्स का कहना है कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनकी कुछ इश्यूज हैं, जो जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ऐसे हर राज्य में भी एक SB-CPBs होते हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं। उनकी 3 इश्यूज के बारे में बात करते हैं। अगर वो 3 इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगी तो एयर पॉल्यूशन इंप्रूव, उसकी रिजोल्यूशन ठीक से हो सकती है। और वो बहुत बड़ा चैलेंज है, एनवायरमेंटल चैलेंज है हमारे लिए, खासतौर से बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में। तो उसमें क्या हो सकता है, अब ये बताते हैं कि थोड़ा सा बता देते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के बारे में। तो ये कहते हैं SPCBs वर इनिशियली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। ये वो कानून है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसी में बनाई जाती है SPCBs एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। याद रखेंगे, ये वो कानून है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है, यही वो कानून है जिसमें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी होता है, और इसी में बनते हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। 1981 में एक और कानून पास होता है, अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981।
द SPCB's मैंडेट वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एज वेल। तो ये दो कानून इंपॉर्टेंट हैं जहां तक पॉल्यूशन कंट्रोल की बात है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन जो एक्ट है 1974 का, उसमें बॉडीज बनाई जाती हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसी के तहत बनाया गया है, स्टेट भी उसी के तहत बनाया गया है। इनका मैंडेट 1981 में एयर पॉल्यूशन क्वालिटी मैनेजमेंट का भी हो जाता है। अब ये कहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है उसमें 3 इंपॉर्टेंट की इश्यूज पे बात की है इन्होंने। पहला इन्होंने बोला है कि जो बोर्ड का कॉम्पोजिशन है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बोर्ड। पहली इश्यू ये बात कर रहे हैं, बोर्ड की जो कॉम्पोजिशन है वो प्रॉब्लम है। मल्टी मेंबर बॉडी होती है, एक चेयरमैन होता है, 15 मेंबर होते हैं, बट जो 15 मेंबर हैं उनमें से 13 मेंबर कुछ वो हैं जो खुद पॉल्यूटर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस हैं, ये खुद पॉल्यूटर्स हैं। और जब वो खुद ही बोर्ड के मेंबर्स बन जाएंगे, इस तरीके का कानून बनाया गया है कि वो खुद ही बोर्ड के मेंबर्स बन जाएंगे, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात आ जाती है। तो एक इशू जो रेज की गई है वो ये है कि बोर्ड का कंपोजिशन रिवाइज किया जाए कि जो खुद ही पॉल्यूशन ओरिजिनेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वही बोर्ड के मेंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली उनके एक्शंस वैसे नहीं होंगे जैसे न्यूट्रल व्यक्ति के हो सकते हैं। तो पहली कंपोजिशन की बात है। ये कहते हैं मेजर तौर पे यही लोग, इसके ओवर 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स अक्रॉस द 10 SPCBs एंड PCC स्टडीड रिप्रेजेंट पोटेंशियल पॉल्यूटर्स। 50% से ज्यादा जो मेंबर हैं वो इसी उससे आते हैं, और जो फर्क डाल सकते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो, एकेडमिशियंस हो, ये सिर्फ 7% बोर्ड मेंबर्स हैं डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स में। तो बोर्ड्स, दूसरी बात, बोर्ड्स मेंबर डू नॉट मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बोर्ड मेंबर्स हु हैव नॉलेज ऑफ इन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो किसी भी बोर्ड में ऐसा नहीं देखा गया है कि ये कानून की रिक्वायरमेंट है कि 2 मेंबर ऐसे हो जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तो पहली इशू तो ये हो जाती है कि बोर्ड का कंपोजिशन हमारे इशू बेस्ड नहीं है। जिस इशू को रिजॉल्व करना है उसके लिए उस लेवल के लोग, उस कैपेबिलिटी के लोग नहीं हैं जो उसमें हो, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें बोल देते हैं। दूसरी बात जो आती है वो आती है कि इनका जो आते भी है, इनका टेन्योर स्टेबल नहीं है। कई बार तो 1 साल से कम में चेयरमैन हटा दिए जाते हैं। कुछ ऐसे भी केस है जहां कुछ दिनों में ही हटा दिए गए हैं। शॉर्टेस्ट टेन्योर तो 18 दिन का रहा है छत्तीसगढ़ में, ये बोल रहे हैं, और मेंबर सेक्रेटरी का 15 दिन रहा है हरियाणा उत्तर प्रदेश में। तो जब तक टेन्योर लंबा नहीं होगा तब तक स्टेबल पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि हमको देश के लिए स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, राज्य के लिए स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, तभी तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन पाएगी, इंप्लीमेंट हो पाएगी। ऐसे ही ये जो बॉडीज हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, इनके लिए भी वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हम गवर्नमेंट में चलाते हैं, वही जो इंस्टीट्यूशंस है, एजेंसीज हैं, उनमें भी वही चीज पर्कोलेट होनी चाहिए, पेनिट्रेट होनी चाहिए। वहां नहीं है तो वहां भी स्टेबिलिटी नहीं है, तो फिर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ना बनती है ना मूव हो पाती है। सेकंड इशू कहते हैं कि टेन्योर बहुत स्टेबल नहीं है, कंपोजिशन सही नहीं है, टेन्योर स्टेबल नहीं है। तीसरा कहते हैं कि जो जितनी भी बॉडीज हैं ये अंडर स्टाफ्ड हैं। थर्ड, द SPCBs आर अंडर स्टाफ्ड, 40% सैंक्शनड पोस्ट वैकेंट है, मतलब इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे इस काम को बखूबी कर पाए। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, एक्शंस ऐसे हैं जो लॉ के तहत गलत हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के अगेंस्ट है, फिर भी उन पे एक्शन नहीं हो पाता है। इन बॉडीज के पास कॉम्प्लायंस कराने के लिए वो स्टाफ ही नहीं है जिससे कॉम्प्लायंस करा सके। लेस स्टाफ स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स वीकर रेगुलेटरी स्क्रूटनी। स्टाफ कम होगा, मैंने आपको बताया, रेगुलेटरी स्क्रूटनी पुअर होगी और पुअर इंपैक्ट होगा, असेसमेंट पुअर होगा। जैसे बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश में बहुत कम लोग हैं जो इंस्पेक्ट कर पाए, इवेल्युएट कर पाए, डिसाइड कर पाए ईच कंसेंट एप्लीकेशन। तो कहने का मतलब है इनके पास रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज भी नहीं है। अगर इन 3 रिसोर्सेज पे काम कर लिया जाए, बोर्ड का कॉम्पोजिशन इंप्रूव किया जाए, साथ साथ स्टेबल टेन्योर दिया जाए बोर्ड को, और साथ साथ स्टाफ वैकेंसीज खत्म की जाए, तो ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बखूबी काम कर पाएंगे। और जब तक ठीक से ये काम नहीं करेंगे तब तक पॉल्यूशन की समस्या, जो बहुत बड़ी समस्या है, वो रिजॉल्व होना मुश्किल है। दूसरा एडिटोरियल इसके ऊपर है। तो ये 2 एडिटोरियल हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। यहां पर ये 2 कानून है जिसके तहत ये बनी थी, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, 1981 का है, 1974 का है। याद ही रखना है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इन्हीं के तहत बनाया जाता है। एक छोटा सा एडिटोरियल यहां ले लेते हैं। ये आपने अखबार में 2 दिन पहले पढ़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के केस में 2 फिंगर्स टेस्ट को
पहले ही कह चुका है, बट फिर रिएटरेट किया है कि ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। ये जो केस है ये बेसिकली शैलेंद्र राय वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2004 का केस है। शैलेंद्र राय वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का 2004 का केस है, जिसमें इल्जाम लगा था और इस पे फिर लंबा सा केस चलता चला गया। जिस व्यक्ति का रेप इसमें बताया जाता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बारे में केस है। इसमें फिर जो मेडिकल रिपोर्ट आई, उस मेडिकल रिपोर्ट में कह दिया गया कि वो बिसाइड्स गुड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, ये कहा गया कि जो 2 फिंगर टेस्ट है जो कराया जाता था, कि 2 फिंगर टेस्ट वैजाइनल टेस्ट होता है जिससे पता लगा सकते हैं कि द विक्टिम इज हैबिचुएटेड टू सेक्स और नॉट, इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच यूज्ड टू टेक प्लेस अर्लियर। ये पहले होती थी, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। इसके लिए जो हमारे अगले बनने वाले सीजीआई है उन्होंने बोला है, दिस सो कॉल्ड टेस्ट हैज नो साइंटिफिक बेसिस, दिस सो कॉल्ड टेस्ट हैज नो साइंटिफिक बेसिस, नाइदर प्रूव्स और डिस्प्रूव्स एलिगेशंस ऑफ रेप, इट इंस्टेड re-victimizes and re-traumatizes the women who may have been sexually assaulted, and it is an affront to their dignity। राइट टू डिग्निटी के अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है, इसलिए तुरंत ये केस पे पाबंदी लग जानी चाहिए। उन्होंने बोला है कि रेप हुआ है नहीं हुआ है बात अलग है, लेकिन किसी भी सूरत में ये टेस्ट किसी भी तरीके से एविडेंस के तौर पे काम नहीं करता, इसकी यूटिलिटी वैल्यू बिल्कुल निल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसा है या नहीं है, रेप इज ए रेप, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्होंने बोला कि वैसे भी सेक्शन 53 कैपिटल ए ऑफ इन एविडेंस एक्ट में बोला गया है कि दिस पर्टिकुलर दिस फिंगर टेस्ट शैल नॉट बी टेकन एज एन एविडेंस इन दिस पर्टिकुलर केस। तो यहां पर बोला गया है कि 2013 में चेंज हुआ था सेक्शन 53A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, विच क्लियरली सेड दैट evidence of a victim's character of her previous sexual experience with any person shall not be relevant to the issue of consent or quality of consent in prosecutions of sexual offenses। तो पहली बात तो इस कानून के तहत कोई इसकी वैल्यू नहीं है। दूसरा, 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइंस इशू की थी जिसमें बोला गया है कि ये टेस्ट कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। इसके बावजूद भी इन केसेस में ये हो रहा है, आज भी हो रहा है। इसका मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो रहा है और जो स्टैट्यूटरी कंडीशंस है उसके अगेंस्ट हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बोला है कि इसके लिए सरकारों को एक्शन लेना होगा, मेडिकल कॉलेजेस में करिकुलम चेंज करना होगा, हेल्थ वर्कर्स को अवेयर कराना होगा और अवेयरनेस फैलानी होगी। इन चारों तरफ कानून तो करेगा ही अपना काम, इसके साथ साथ जो स्टेट बॉडीज हैं वो काम करेंगी, मेडिकल कॉलेजेस में करिकुलम चेंज कराएं और साथ साथ जो अवेयरनेस है वो फैलाएं कि किसी भी तरीके से 2 फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा। खत्म तो पहले ही हो चुका है, इसके बावजूद भी हो रहा है। 2013 में लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये वो केस था लिल्लू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2013 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 2 फिंगर टेस्ट इज नॉट अलाउड, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, इसे अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी ये होता रहा और 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस आ जाती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये किया जाएगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा, जो भी मेडिकल प्रोफेशनल्स इसे कंडक्ट करेंगे तो ये फिर पनिशेबल ऑफेंस होगा, उस व्यक्ति को कोर्ट की तरफ से सजा मिलेगी। इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ द पर्सन हु हैज बीन असॉल्टेड, इस तरीके से इसको असॉल्ट किया गया है। तो ये पूरे एडिटोरियल पेज में से ये 2 इश्यूज, एक तो हो गई इकोनॉमी से संबंधित, एक एनवायरमेंट से संबंधित और एक इट इज रिलेटेड टू द सोसाइटी एंड क्राइम। और ये भी यहां लिखा हुआ है कि 28% कन्विक्शन रेट है रेप के केसेस में, जो काफी पुअर है। तो दीज आर द सर्टेन इश्यूज विच वी हैव डिस्कस्ड फ्रॉम हिंदू न्यूज़पेपर। होप यू आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्मॉल कवरेज ऑफ न्यूज़पेपर एडिटोरियल। जल्दी ही इसको एक्सपेंड करेंगे, पूरे न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत शॉर्ट में आप लाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेनिफिट हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।